गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस राधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 23, 24, 25 अगस्त के करंट अफेयर्स। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। करंट अफेयर्स बाय एच एस सर। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि यदि आपने करंट अफेयर्स का ये सीज़न कंप्लीटली देखा है, कंप्लीटली लिखा है, तो आपका चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, आरपीएससी में आरएस, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप फुलफिल वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन कर पाओगे। और दोस्तों, इस बार दिल्ली पुलिस पार यानी दिल्ली पुलिस में आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे इस सीज़न से आएंगे। और कंप्यूटर की आप क्लासें संज्ञान पर प्लेलिस्ट जो देखोगे आप कंप्यूटर की, उसमें आप सारी क्लासें कंप्यूटर की भी देखते रहिए, क्योंकि इस बार दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के मैं आपको करीब 1000 क्वेश्चन डालूँगा, यानी अभी कुछ टाइम और लगेगा उसमें तैयार करने में, तो आप वो क्वेश्चन भी सारे देख लोगे तो आपका कुछ भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी डे यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसके लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हर वर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा में आप ध्यान रखें, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जल विद्युत है, ये सारी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, इस दिवस की मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो 2004 में की गई थी। प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह। तो देखिए, हम आगे इसमें बात करते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यानी 2004 में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था ऊर्जा विकास कार्यक्रम, उसको बढ़ावा देने के लिए। और जो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे तापीय ऊर्जा है, कोयले से बनती है, इनको मतलब कम करने की बजाय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 12,000 स्कूली बच्चों ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई। 20 अगस्त को अकारण ही नहीं चुना गया, बल्कि इस दिन तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लिखते रहना पेन कॉपी लेकर। अब आपको ये नहीं देखना पड़े कि सर ये नोट्स हमारे पास नहीं है। वैसे तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे तो दिल्ली पुलिस के पूरे नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ से जो भी मैटर आपको दिया जा रहा है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जीएस का पोर्शन है जो, तो आप अब से और 6 माह तक यानी पेपर तक आप कंटिन्यू आप करंट अफेयर्स देखते रहें। आप एक भी दिन का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करें, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जयपुर, तिरुवनंतपुरम एवं गुवाहाटी में 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास के लिए अनुबंध जीता है? तो फ्रेंड्स, जो पीपीपी मॉडल है आप जानते ही हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत कौन सी कंपनी है
उसने 3 हवाई अड्डों का अनुबंध जीता है। 3 हवाई अड्डे कौन कौन से? एक तो जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, एक तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा और एक गुवाहाटी। इसके लिए कौन सी कंपनी ने अभी अनुबंध जीता है, यानी जो ठेके वगैरह दिए जाते हैं तो ये किसको दिया जाएगा, वो कंपनी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ऑप्शन बी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अडानी की बात करते हैं तो अडानी समूह मेनली गुजरात में चलता है, लेकिन अब पूरे भारत में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और इसके जो चेयरमैन है वो है गौतम अडानी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के क्या हैं, चेयरमैन हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा को लेकर ड्रोन आधारित प्रणाली शुरू की है? निम्नलिखित में से किसने ऐसा किया है कि जो सुरक्षा को लेकर के ड्रोन जो निगरानी प्रणाली होती है उसको शुरू किया है? तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रेलवे और नाबार्ड। तो दोस्तों ऐसा किसने किया है? भारतीय रेलवे ने, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे की हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवे के अब आपको ध्यान रखना है शुरुआत कब हुई थी। इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में और पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, महाराष्ट्र में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? VK यादव हैं और रेल मंत्री आप जानते ही हो पीयूष गोयल हैं। 3 जो लाइनें हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक तो है आपको पता होना चाहिए ब्रॉड गेज है, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है 1.676 मीटर, ठीक है, यानी 5 फीट 6 इंच। एक होता है मीटर गेज होता है जिसकी चौड़ाई कितनी होती है 1 मीटर, या फिट में बात करते हैं तो 3 फीट और 3 सहित 3/8 इंच, ठीक है, इतनी चौड़ाई होती है। और एक होती है नैरो गेज। नैरो गेज की होती है दोस्तों, नैरो गेज की 0.762 मीटर यानी 2 फीट 6 इंच, ठीक है, यानी 2.5 फीट उसकी क्या होती है चौड़ाई होती है। मीटर में ज़्यादातर पूछा जाता है लेकिन फिट में पूछ लिया जाए तो दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। और एक होती है 2 फीट की जो चौड़ाई होती है 0.61 मीटर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए टोटल रेलवे की लंबाई है भारत में 67,415 किलोमीटर यानी 67,415 किलोमीटर, जिसमें से विद्युतीकृत कितनी हो चुकी है 34,319 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स जो स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में ठेले वाले हैं, ठेले के द्वारा सब्जी वगैरह बेचते हैं, इनको 10,000 रुपये का ऋण देने की बात कही गई थी इस योजना के तहत, और करीब 1 लाख लोगों के आवेदन स्वीकार भी किए गए हैं। ये बात भी यहाँ पर कुछ ही दिन पहले चर्चा में रही थी। तो इसमें अग्रणी राज्य के रूप में कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल के पास ही कार्यभार है, क्योंकि लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। कैपिटल है भोपाल और यहाँ का जो शहर है इंदौर, वो 4थी बार टॉप पर रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? मतलब कौन सा शहर है जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में क्या किया है, स्वच्छता का पुरस्कार जीता है, यानी सबसे टॉप शहर रहा है स्वच्छता के मामले में। तो देखिए ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो अभी बताया मैंने इंदौर ये शहर है जो चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या रहा है, टॉप पर रहा है। अच्छा, पहली बार मैसूर रहा था। मैसूर कर्नाटक का शहर है, 2016 में पहली बार हुआ था और ये 5वीं बार सर्वे है, 5वां सर्वे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर मुख्य पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो मतलब 1 लाख क्या हैं जिनमें कार्यपालिका वगैरह हैं, उन राज्यों में तो छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर कौन सा शहर रहा है, गुजरात का सूरत रहा है। अच्छा, मैंने आपको सूरत था वो पहली बार जो टॉप पर रहा था, ठीक है, मैसूर नहीं रहा था, सूरत रहा था। तीसरे नंबर पर यहाँ पर नवी मुंबई रहा है। जैसे दोस्तों नई दिल्ली है, इसी तरीके से नवी मुंबई भी है, मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरे नंबर पर रहा है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी टॉप पर रहा है, उसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज, हरिद्वार ये हैं। तो गंगा के किनारे बसे हुए शहरों की बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके से, तो वाराणसी टॉप पर रहा है। उसके बाद कौन कौन से रहे हैं, कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज, हरिद्वार, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 100 से अधिक हम बात करते हैं, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है। जैसे 100 से ज़्यादा स्थानीय जो निकाय हैं, शहरी स्थानीय निकाय, उनमें छत्तीसगढ़ क्या रहा है, टॉप पर रहा है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। लेकिन हम बात करते हैं 100 से कम स्थानीय निकायों वाले शहरों में। तो देखिए ये अलग अलग वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में तो छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में झारखंड टॉप पर रहा है। कौन सा राज्य रहा है, झारखंड। उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश। ये बड़े एग्जाम में आपको बाकी याद रखने हैं, लेकिन एक एक तो आपको याद रखने होंगे। 100 से ज़्यादा स्थानीय निकायों वाले राज्यों में तो छत्तीसगढ़ रहा है, और 100 से कम वालों में झारखंड रहा है। और राजधानी की बात करते हैं तो इस बार नई दिल्ली टॉप पर रहा है। तो देखिए नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। यानी जितनी भी राजधानियां हैं देश में, उनमें सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी मानी गई है, दिल्ली। तो ये पूरा सर्वेक्षण था, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको सीधा क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप गलती मत करना, आप एक एक चीज़ को लिखते रहना, एक एक आपके नोट्स खुद के होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है, 21 अगस्त को, यानी सीनियर सिटीजन डे। बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार 1988 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा अमेरिका में की गई थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पूरे वर्ल्ड में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। इसके तहत क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है सीनियर सिटीजनों का सम्मान करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स की देखरेख करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। 21 अगस्त के प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना। इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। उन्होंने 19 अगस्त 1988 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 21 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया था। बाद में अन्य देशों ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो शुरुआत तो किसने की थी, ये तो की थी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक डे के रूप में मनाने के लिए। उसके बाद 14 दिसंबर 1990 को ये कहा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि भाई विश्व भर में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के लिए 21 अगस्त को क्या मनाया जाना चाहिए, सीनियर सिटीजन डे। तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से वीडियो गेम लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोरोना फाइटर के नाम से वीडियो गेम लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये वीडियो गेम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, भारत में अभी कोविड-19 के कारण जैसे नौकरी में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। इस वजह से गूगल ने क्या किया है, नौकरी ढूंढने में भारत में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉर्मो ऐप। ये आपको ध्यान रखना है, कॉर्मो ऐप। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जा रहा है। गूगल की बात करते हैं, सुंदर पिचई इसके क्या हैं दोस्तों, सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत एवं बांग्लादेश में किस नदी को लेकर विवाद चल रहा है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य एक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर क्या चल रहा है, विवाद। अब दोस्तों हम इसमें भी बैकग्राउंड में जाते हैं, इसमें क्या स्थिति रही है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय इसको लेकर के काफ़ी विवाद चला था, लेकिन फिर ये क्या ठंडे बस्ते में चला गया ये मैटर। लेकिन जैसे ही भारत ने बांग्लादेश को क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था, उसके बाद से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमें तीस्ता नदी से मैक्सिमम पानी मिलना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो पृष्ठभूमि से बात करते हैं। तीस्ता नदी के पानी पर विवाद देश के विभाजन के वक्त से ही चला आ रहा है। तीस्ता के पानी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वर्ष 1947 में सर रैडक्लिफ की अगुवाई में गठित सीमा आयोग से दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी को तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी। उस समय क्या कहा था, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने क्या कहा था कि एक तो जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, क्या नाम है उसका, दार्जिलिंग, और एक जलपाईगुड़ी, उसको कहाँ पर शामिल करने की बात कही थी, उसको पूर्वी पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी तीस्ता नदी के आधार पर ही कि तीस्ता नदी हमारा इस पर पूरा अधिकार है और ये यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया।
तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद सीमा आयोग ने तीस्ता का ज़्यादातर हिस्सा भारत को सौंप दिया था। बहुत ज़्यादा मतलब जो सर रैडक्लिफ थे उन्होंने काफ़ी इस पर विचार विमर्श किया। उसके बाद ज़्यादातर जो हिस्सा था तीस्ता नदी का वो किसे सौंप दिया था? भारत को सौंप दिया गया था। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन वर्ष 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश के गठन के बाद पानी का मामला दोबारा उभर गया। विदित हो कि वर्ष 1983 में तीस्ता के बंटवारे पर एक तदार समझौता हुआ और इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी के इस्तेमाल का हक मिल गया। तो देखिए एक समझौता हुआ था 1983 में तीस्ता नदी को लेकर के, तो इसके तहत बांग्लादेश को 36% क्या वाटर मिल गया था, इंडिया को 39% मिला था। बाकी 25% का आवंटन नहीं किया गया था। बाकी जो 25% पानी था उसका आवंटन नहीं किया गया था। गंगा समझौते के बाद दूसरी नदियों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक साझा समिति गठित की गई थी। इस समिति ने तीस्ता को अहमियत देते हुए वर्ष 2000 में इस पर समझौते का एक प्रारूप पेश किया। उसके बाद गंगा नदी पर भी एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश का। उसके बाद क्या तीस्ता को लेकर भी एक समिति का गठन किया गया था सन 2000 में। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि वर्ष 2010 में दोनों देशों ने समझौते के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी और इसके एक साल बाद यानी 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे से एक नए फॉर्मूले पर सहमति बनी। उसके बाद 2011 में क्या हुआ था दोस्तों? 2011 में पीएम थे मनमोहन सिंह, वो ढाका में यात्रा पर गए थे यानी बांग्लादेश की यात्रा पर। फिर एक नया फॉर्मूला डेवलप किया गया था इसको देखने के लिए, तीस्ता नदी के विवाद को देखने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के विरोध की वजह से इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। भाई जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये कहा था इससे हमारे 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा नहीं होगी, इसलिए ये नया फॉर्मूला नहीं लागू हो पाया था। अब देखिए विवाद क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भारत बांग्लादेश समझौते के तहत किस देश को कितना पानी मिलेगा फिलहाल ये साफ नहीं है। जानकारों का कहना है कि समझौते के प्रारूप के मुताबिक बांग्लादेश को 48% पानी मिलना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की दलील है कि ऐसी स्थिति में उत्तर बंगाल के जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो नॉर्थ एरिया है वहाँ के 6 जिले में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। तो देखिए भारत के लोग भी और बांग्लादेश के भी ये कह रहे हैं कि करीब 48% पानी किसको मिलना चाहिए, बांग्लादेश को। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि इससे जो नॉर्थ बंगाल है उसके 6 जिलों को पानी और पेयजल और सिंचाई दोनों की स्थिति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। बंगाल सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति से अध्ययन कराने के बाद बांग्लादेश को मानसून के दौरान नदी का 35 से 40% पानी उपलब्ध कराने और सूखे के दौरान 30% पानी देने का प्रस्ताव रखा था। फिर क्या जो पश्चिम बंगाल की सीएम है उन्होंने भी क्या एक विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। उस समिति ने क्या सिफारिश की थी कि भाई जब बरसात का मौसम चलता है उस समय तो नदी का 35 से 40% बांग्लादेश को दिया जाना चाहिए और सूखे की स्थिति में मात्र 30% पानी दिया जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को यह मंजूर नहीं है। बांग्लादेश ज़्यादा पानी मांग रहा है जो कि तीस्ता पर इसकी निर्भरता को देखते हुए जायज़ भी है, लेकिन बंगाल सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो देखिए तीस्ता पर वो काफ़ी डिपेंड है,
इसलिए ये स्थिति क्या है, जायज़ भी बताई जा रही है, भारत के द्वारा भी बताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इसके लिए मंजूरी नहीं दे पा रही है। ये आपको पूरा मैटर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरा अच्छे से मैटर आपको एक बार पढ़ना है। मेन की पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। की पॉइंट क्या है कि 1947 में ये विवाद उठा था जैसे ही पाकिस्तान का गठन हुआ, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, ठंडे अवस्था में चला गया और ज़्यादातर जो रेड क्लिफ आयोग बना था उसने ज़्यादातर हिस्सा किसको दे दिया था, भारत को दे दिया था, जैसे दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सारे क्षेत्र है ना। और उसके बाद क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से क्या बना, बांग्लादेश बना। फिर से ये विवाद चालू है। 1983 में एक समझौता भी हुआ था, उसके तहत 36% पानी बांग्लादेश को मिलना था और 39% भारत को, और 25% का कोई मतलब क्या सोल्यूशन नहीं निकला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सन 2000 में एक समिति का गठन हुआ था और एक नया फॉर्मूला विकसित किया गया था और 2011 में ये नया फॉर्मूला विकसित किया गया था। जैसे ही कौन गए थे, हमारे भारत के जो उस समय तत्कालीन पीएम थे मनमोहन सिंह, ढाका यात्रा पर गए थे उस समय। लेकिन भारत भी बांग्लादेश को ज़्यादा पानी देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, वो क्या कहती हैं कि इससे जो बांग्लादेश है उसके इससे पश्चिम बंगाल है उसके 6 जिले क्या हो जाएंगे, पेयजल और सिंचाई दोनों से वंचित हो जाएंगे। तो ये पूरी बातें, पूरा मैटर था। लेकिन अभी जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जैसी भी जो बात होगी मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कर्मचारी राज्य बीमा निगम किसके तत्वाधान में कार्य करता है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESIC, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये किसके तत्वाधान में कार्य करता है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मजदूर एवं रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये मजदूर एवं रोजगार मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। बात करते हैं, इसको इंग्लिश में भी कई बार ऑप्शन में डाल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब की। तो देखिए हरित पथ। तो दोस्तों हरित पथ क्या है? ये ऐसा पथ है कि जो भारत में पर्यावरण है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो मार्ग निकाले जाएंगे, जो सड़कें निकाली जाएंगी, उसे क्या कहा जाएगा? हरित पथ। यानी इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण का क्या दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। हम बात करते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी। जबकि पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से हम एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हरित पथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट पहलुओं को हैं। तो देखिए, और नई हरित नीति कब की है दोस्तों? 2015 की। तो देखिए नई हरित राजमार्ग नीति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश में सड़क निर्माण में आधुनिक एवं हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर जोर दिया है। तो क्या कहा गया है कि भाई वृक्षारोपण, जो नई नीति आई है हरित राजमार्ग नीति, जिसमें वृक्षारोपण को मुख्य पहलू बनाया गया है, वो 2015 की है। उसके तहत ये कहा गया है कि आप राजमार्ग निकालिए, किसी वन से भी निकालिए, लेकिन जितने वृक्ष आप काटते हो उससे कई गुना वृक्ष आप लगाइए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो देखिए
हरित मोबाइल ऐप सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने क्या किया है, विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये हरित राजमार्ग जो नीति है इसको विकसित करने का काम किया गया है नाई के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। अब बात करते हैं हरित भारत संकल्प। हरित भारत संकल्प तो देखिए, हाल ही में नाई ने यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हरित भारत संकल्प भी किसने ही जारी किया है, किसने शुरू किया ये अभियान, ये किया था नाई ने, ये आपको ध्यान रखना है। हरित पथ ऐप किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो देखिए, वृक्षों के उचित रखरखाव एवं देखभाल के लिए राजमार्ग ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया गया है। इस अनूठी पहल के तहत वृक्षों के रखरखाव के लिए ठेकेदारों के भुगतान को पौधों की वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें ठेकेदारों को भी ये कहा गया है कि भाई पौधों की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नई हरित राजमार्ग नीति। तो देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई, 2015 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इस पॉइंट से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं कि भाई हरित पथ लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप है, नई हरित राजमार्ग नीति आपको ध्यान रखनी है 2015, और हरित संकल्प भी आपको ध्यान रखना है, वो उसके तहत 25 दिन में 25 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाने की बात कही गई है। ध्यान रखें, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये 2020 किस किस को दिया गया है, तो जैसे क्रिकेटर कौन है, रोहित शर्मा, ये चौथे क्रिकेटर हैं, जैसे MS धोनी, विराट कोहली, और एक क्रिकेटर और है सचिन तेंदुलकर। इन तीन के बाद चौथा क्रिकेटर कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये हैं रोहित शर्मा। एक टेबल टेनिस की प्लेयर हैं मनिका बत्रा, और एक विनेश फोगाट जिन्हें रेसलिंग में दिया गया है, और महिलाओं में जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है विनेश फोगाट ने, रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलीट में दिया गया है, देवेंद्र झाझड़िया को भी दिया जा चुका है, वो आपको पता ही है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो देखिए, ये हम यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, रोहित शर्मा क्रिकेट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग यानी कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट को वर्ष 2020 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एवं विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रोहित शर्मा ऐसे चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली के बाद क्या दिया गया है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। विनेश फोगाट एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए पूर्व पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया और दीपा मलिक के बाद मरियप्पन थंगावेलु तीसरे भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, दीपा मलिक को 2019 में ही दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए इस बार कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के बजाय आभासी यानी ऑनलाइन किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से को देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। वैसे तो सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों भारत का भारत रत्न, लेकिन खेल जगत में कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आगे हम बात करते हैं तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1991-92 में, ये भी पूछा जाता है। और ये पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं तो भारतीय गौर की बात करते हैं। भारतीय गौर, इंडियन गौर, ये दोस्तों एक जो गाय है ना उसी की तरह एक नस्ल होती है गौर। तो ये क्या जलपाईगुड़ी जिले में एक गोरामारू नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये भारतीय बाइसन या भारतीय गौर का शव मिला है दोस्तों। जलपाईगुड़ी है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर गोरुमारा नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्या इंडियन जो गौर है भारतीय गौर जिसे भारतीय बाइसन भी कहते हैं उसका शव मिला है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये नेशनल पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है, गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है? जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। भारतीय गौर की बात करते हैं दोस्तों तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है बोस गौरस, जबकि स्थानिक नाम है इसका गौर। लोकली जो एरिया होते हैं वहाँ पर इसको गौर कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस गौरस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भारत में मिलते हैं। तो देखिए ये मूल रूप से दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम से यानी जो काले काले बालों से ढका हुआ गो जातीय पशु है, यानी गो वंश का ही पशु है। सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? ये भारत में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ष 1986 में IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में सुवेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। सुवेद यानी ज़्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन रेड लिस्ट में आ गया तो खतरा तो है ही। अब बात करते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क, कहाँ पे? जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा गैंडों की आबादी के लिए ये जाना जाता है। तो देखिए गैंडे एक तो एक सींग वाले तो पाए जाते हैं कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जबकि यहाँ पर गैंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये गोरुमारा नेशनल पार्क है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के CM कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे चर्चा करते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं और एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2009 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में चुना गया। जो आपको पता है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अभी कौन है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया। आगे हम इसमें देखते हैं तो देखिए गोरुमारा नेशनल पार्क को वर्ष 1949 में भारतीय गैंडों की आबादी के आधार पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो देखिए 1949 में तो इसे क्या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था,
लेकिन इसे जनवरी 1994 को एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिल गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क है। ये पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में रोलिंग वनों एवं रिवर राइन घास के मैदान उपस्थित हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में द्वार कहा जाता है। यानी जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे उत्तराखंड में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, केथरी दून, और यहाँ पर द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्वार पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान है, जो हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित है। तो ये ध्यान रखें आप, यहाँ पर ये जो हिमालय की जो तलहटी है उसके तो दक्षिण में है, और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके उत्तर में स्थित जो क्षेत्र हैं, घास के मैदान हैं बड़े बड़े, इन्हें द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की राज्य इकाई ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज SOS और थुम्बीपुरम के साथ केरल में पहली बार आयोजित होने वाले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए साझेदारी की है। दोस्तों आपसे तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है केरल। बात करते हैं केरल की, तो केरल के CM है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान पेरियार और शांत घाटी है, जिसे पीस वैली भी कहा जाता है। जबकि पिन घाटी कहाँ पर है दोस्तों? पिन घाटी है हिमाचल प्रदेश में, और फूलों की घाटी कहाँ पर है? फ्लावर वैली, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये एक तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और एक है सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और एक थुम्बीपुरम, इन तीनों ने मिलकर के केरल में आयोजित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव कुमार के बारे में। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि राजीव कुमार, आपको ये बात तो पता है कि अशोक लवासा है जो भारतीय चुनाव आयोग के क्या थे? आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा है, लेकिन 3 सदस्य है ये, 2 आयुक्त, एक सुशील चंद्रा और एक अशोक लवासा थे। अशोक लवासा को ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जो मैं बता चुका हूं आपको। तो उनकी जगह राजीव कुमार को क्या बनाया गया है? राजीव कुमार को भारतीय चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए पूर्व वित्त सचिव, पहले आपको मैं ये बता चुका हूं कि वित्त सचिव कौन बने थे? राजीव कुमार। उनको निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले कौन थे? अशोक लवासा, जो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ADB की हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर कर रहे हैं। 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। 68 कंट्रीज इसके क्या हैं? मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर मनीला में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल है। और इसके अध्यक्ष हैं असाकोवा हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? अशोक लवासा, जो भारतीय है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रमेश चंद कार्यदल। तो देखिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अगुवाई वाले कार्यदल ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। उन्होंने ये कहा है कि भाई चीनी की कीमत कम से कम 33 रुपये प्रति kg होना चाहिए, जिससे क्या होगा? गन्ने की कीमत भी सुधार आएगा। नेक्स्ट खबर, ये भी बहुत बड़ी खबर है, ये आपको अच्छे से समझनी है। नुआखाई जोहार। दोस्तों अच्छे से याद रखना, पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। नुआखाई जोहार। तो देखिए 23 अगस्त 2020 को PM मोदी ने नुआखाई जोहार के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएं दी। दोस्तों नुआखाई जोहार क्या होता है? एक किसानों का फेस्टिवल होता है, किसान इसको मनाते हैं, उत्सव होता है। तो क्या आगे हम प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं, इसके अन्य नाम भी हैं। नुआखाई जो पर्व है,
इसे नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। नुआखाई जो ज्वार है उसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए नुआखाई का जो हिंदी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, नुआ और खाई। नुआ का अर्थ तो है नया और खाई का मतलब खाना, यानी नया खाना जब बनता है तो उसे नुआखाई ज्वार के रूप में मनाया जाता है, फेस्टिवल के रूप में। तो देखिए ये बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिए पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाने वाला प्राचीन त्यौहार है। तो ध्यान रखें, एक तो दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड। आपको ध्यान रखना है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाए जाने वाला त्यौहार। ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। अच्छा, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। ओडिशा के संबलपुर जिले की प्रसिद्ध मातृ देवी देवी समलेश्वरी, आपको ये भी ध्यान रखना है, ओडिशा की जो संबलपुर जिले की प्रसिद्ध मातृ देवी है समलेश्वरी, समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि से उपज, पहली उपज के रूप में करते हैं, कुछ अन्न अर्पित करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग इस दिन अपने अपने जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोकगीत, लोक नृत्य आदि का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आया हुआ होगा। नुआखाई ज्वार ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है। और ओडिशा की जो मातृ देवी है संबलपुर जिले की, वो समलेश्वरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, चर्चा में है इसलिए पूछ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं ओपन एपीआई सर्विस। तो देखिए हाल ही में आरोग्य ऐप में लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में वापस लाने हेतु मदद के लिए एक नई ओपन सर्विस शुरू की है जिसका नाम रखा गया है एपीआई। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बहरूपिया। तो दोस्तों बहरूपिया क्या होते हैं? जो अलग अलग रूप में जो नाटक वगैरह दिखाते हैं उन्हें बहरूपिया कहते हैं। और बहरूपिया कला पूरे भारत में चलती है और सबसे ज़्यादा बहरूपिया कहाँ पर होते हैं? जयपुर या राजस्थान में, राजस्थान कह सकते हो। और माधो सिंह के समय जयपुर में ये कला चरमोत्कर्ष पे थी। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं बहरूपिया एक प्रकार के लोक कलाकार होते हैं जो पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं एवं पारंपरिक कहानियों को प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए बहरूपिया शब्द के जो संस्कृत से लिया गया है, इसके दो अर्थ हैं। बाहु यानी कई, रोप यानी रूप या प्रकटीकरण से लिया गया है। इन्हें नकल या मस्खरा, इन्हें नकल या मस्खरा कहा जाता है। मस्खरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मजाकिया। वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में अधिकतम संख्या में बहरूपिया पाए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों ये था आज का जबरदस्त, आज का क्या 3 दिन का 23, 24 व 25 अगस्त का करंट अफेयर्स, जिसे आप अच्छे से तैयार करना और लिख लेना पूरा, क्योंकि आपको जबरदस्त नॉलेज देने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपीएससी हो, आरएएस हो, बैंक, रेलवे, सभी में आपको ज्यों के त्यों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आसपास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे भी हम यहाँ से करवाते हैं, इसलिए जीएस भी आपकी 70% यहाँ से कवर होगी करंट के साथ साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके भाई बहन सबको ये सलाह दें संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पर जो मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है वो ऑथेंटिक है,
इसे पूरी तरीके से पढ़ें, आपको मज़े आ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन हल करके। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज वीडियो में बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आज इसको आप हैंडल कीजिए। थैंक यू दोस्तों।